हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 पॉलिटी का चैप्टर 3 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 8 पॉलिटी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 3, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज, संसद तथा कानूनों का निर्माण। आज हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 1 को शुरू करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वाई शुड पीपल डिसाइड के बारे में, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में, और द रोल ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। वाई शुड पीपल डिसाइड, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। इंडिया, एज वी नो, बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। जैसा कि हम जानते हैं, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. इस आजादी के लिए एक बहुत लंबा संघर्ष चला है, जिसमें हमारे सोसाइटी के सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और फ्रीडम स्ट्रगल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। People from various backgrounds joined the struggle, and they were inspired by the ideas of freedom, equality, and participation in decision making. इस फ्रीडम स्ट्रगल में डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों ने हिस्सा लिया था। फ्रीडम, इक्वलिटी, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी जैसे आइडियाज से लोग प्रभावित हुए और उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। अंडर colonial rule, the people had lived in fear of the British government and did not agree with many of the decisions that they took. colonial rule में लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से डर कर रहते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो डिसीजन लेते थे, नियम कानून बनाते थे, उनमें बहुत सारे फैसलों से लोग एग्री नहीं करते थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे। बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राइड टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजंस। लेकिन अगर लोग इन नियम कानून या फैसलों को क्रिटिसाइज करते थे, तो ब्रिटिशर्स लोगों को परेशान करते थे, सजा देते थे। लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज्ड दिस सिचुएशन। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। द नेशनलिस्ट्स began to openly criticize the British government and make demands.
फ्रीडम मूवमेंट में नेशनलिस्ट्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को खुलेआम क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स के द्वारा लिए गए फैसलों की आलोचना की और नेशनलिस्ट्स अपने डिमांड्स भी अब ब्रिटिशर्स के सामने रखने लगे। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे पेश करने लगे। As far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with the right to discuss the budget and ask questions. 1885 में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की कि लेजिस्लेचर यानी विधायिका में इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए और उन मेंबर्स को बजट पर डिस्कशंस और सवाल पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट में हम उनके एग्जीक्यूटिव से बजट रिलेटेड सवाल पूछने शुरू कर चुके थे, तो इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं कि 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट में बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस अब पूछे जा सकते थे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 allowed for some elected representation. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन को अलाउ किया गया था। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। While these early legislatures under the British government were in response to the growing demands of the nationalists, they did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. देखिए, ये जो थोड़ा बहुत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन शुरू किया गया था लेजिस्लेचर में, ये नेशनलिस्ट्स के डिमांड के वजह से हुआ था, बट इसमें ब्रिटिशर्स ने हमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दिया था। इसमें सभी वयस्क लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था और आम लोगों को डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना भी अलाउड नहीं था। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। As you read in chapter 1, the experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of the nationalists that all persons in independent India would be able to participate in making decisions. चैप्टर 1 में हमने समझा था कि कॉलोनियल रूल के एक्सपीरियंस ने और फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान लोगों के पार्टिसिपेशन ने नेशनलिस्ट्स को इस बात का यकीन दिला दिया था कि स्वतंत्र भारत में लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फ्रीडम स्ट्रगल ने लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट सफराज के लिए भी तैयार कर दिया था। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं।
With the coming of independence, we were going to be citizens of a free country. आजादी मिलने पर सभी लोग स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे। This did not mean that the government could do what it felt like. It meant that the government had to be sensitive to people's needs and demands. इसका मतलब ये नहीं था कि गवर्नमेंट अपने मन मर्जी का कुछ भी कर पाएगी। उसको संविधान में दिए गए आइडियल्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करना था और लोगों के डिमांड्स के प्रति सेंसिटिव रहना था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब ये था कि अब सरकार को लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। The dreams and aspirations of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult franchise, that is, that all adult citizens of the country have the right to vote. फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान स्वतंत्र भारत का जो सपना देखा गया था, जो एस्पिरेशंस थे लोगों के, उसको संविधान में ठोस रूप मिला। लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज मिला, मतलब देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके प्रतिनिधि। द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी is the idea of consent, that is, the desire, approval and participation of people. देखिए, डेमोक्रेसी का जो बेसिक पॉइंट है वो है आइडिया ऑफ कंसेंट, यानी सहमति का विचार। कॉन्सेंट का मतलब है लोगों ने अप्रूवल दे दिया है। कॉन्सेंट का मतलब है डिजायर यानी चाह, अप्रूवल यानी स्वीकृति और पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल यानी लोगों की हिस्सेदारी। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। अप्रूवल, टू गिव वंस कंसेंट टू एंड बी फेवरेबल टूवर्ड्स समथिंग। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, it refers both to the formal consent through elected representatives that parliament has, as well as the fact that it needs to continue to enjoy the people's trust. किसी चीज पर अपना कंसेंट देना और उसके फेवर में काम करना उसे अप्रूवल कहते हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शन के द्वारा चुनते हैं, मतलब हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अप्रूवल दिया है, कंसेंट दिया है कि वे हमारे बिहाफ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं, पॉलिसीज बनाएं। स्वीकृति, किसी चीज पर अपनी सहमति देना और उसके पक्ष में काम करना। इस अध्याय में ये शब्द संसद के पास उपलब्ध औपचारिक सहमति, निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से और संसद में लोगों की आस्था बनाए रखने की जरूरत, दोनों संदर्भों में इस्तेमाल किया गया है। इट इज द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग। लोगों के डिसीजन से ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है, मतलब लोग जिसे वोट देकर चुनेंगे वो ही सरकार बनाएगी
और लोग ही सरकार के कामकाज के बारे में फैसले देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अप्रिशिएट करके, क्रिटिसाइज करके, एक्सेट्रा। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। The basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person, and that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens. डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल या सिटीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है और इस सिटीजन का अप्रूवल बहुत ज्यादा जरूरी है। जो गवर्नमेंट है, पब्लिक ऑफिसेज हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पे इस देश के नागरिकों का भरोसा होना चाहिए। यही बेसिक पॉइंट है डेमोक्रेसी का। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच ये होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? देखिए, हमने अभी पढ़ा कि डेमोक्रेसी में कंसेंट, अप्रूवल बहुत जरूरी होता है। तो सवाल ये आता है कि एक इंडिविजुअल सरकार को अपना अप्रूवल कैसे देगा? वन वे ऑफ डूइंग सो, एज यू रेड, इज थ्रू इलेक्शंस। एक तरीका जिससे व्यक्ति अप्रूवल देगा वो है इलेक्शन। जैसा कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। People would elect their representatives to the parliament. Then, one group from among these elected representatives forms the government. पार्लियामेंट में यानी लोकसभा इलेक्शंस में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और इन्हीं चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स में से एक ग्रुप जिनके पास मेजॉरिटी होती है वो सरकार बनाते हैं। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। द पार्लियामेंट, which is made up of all representatives together, controls and guides the government. जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं उनके ग्रुप को पार्लियामेंट कहते हैं और इनका काम होता है गवर्नमेंट को कंट्रोल करना और गाइड करना। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। ये संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इन दिस सेंस, पीपल थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि लोग ही अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से गवर्नमेंट बनाते हैं और उसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से लोग सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। द अबव आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैज बीन एन इंपॉर्टेंट थीम in your class 6 and 7 social and political life textbooks. You are familiar with how representatives are chosen at different levels of government. प्रतिनिधित्व का ये विचार कक्षा 6 और 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का एक महत्वपूर्ण विषय था। आप इस बात से पहले ही परिचित हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। अगर आपने क्लास 6 और 7 पॉलिटी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 6 और 7 के
पॉलिटी के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद, is the supreme law-making institution. It has two houses, the Rajya Sabha and the Lok Sabha. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी संसद सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, यानी यहीं पे देश के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। इसमें दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसके दो सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स with a total strength of 245 members is chaired by the Vice President of India. राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। इसका टोटल स्ट्रेंथ है 245 मेंबर्स। इसको चेयर करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल with a total membership of 545 is presided over by the speaker. लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। इसका टोटल स्ट्रेंथ है 545 मेंबर्स और इसको चेयर करते हैं स्पीकर। लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, संसद की भूमिका। क्रिएटेड आफ्टर 1947, द इंडियन पार्लियामेंट is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy. 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद इंडियन पार्लियामेंट का गठन किया गया और लोगों का प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी में जो विश्वास है उसका प्रतीक है भारतीय संसद। आजादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। These are participation by people in the decision making process and government by consent. प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी से मतलब है कि लोगों का पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। देखिए, ये जो पार्टिसिपेशन है ये इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है। मतलब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो हमारे बिहाफ पे पॉलिसीज बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, सरकार चलाते हैं। ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज इमेंस पावर्स बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। हमारे पार्लियामेंट के पास बहुत पावर है क्योंकि ये जनता को रिप्रेजेंट करती है और असली पावर जनता में ही होती है क्योंकि पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं उनको जनता ने ही चुना है। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। जिस तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर के चुनाव होते हैं उसी तरीके से लोकसभा के भी चुनाव होते हैं। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। दी लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 years। लोकसभा में भी हर 5 साल में एक बार इलेक्शंस होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमेरस कंस्टिट्यूएंसीज। देश को
बहुत सारे डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। ईच ऑफ these constituencies elects one person to the parliament. हर कंस्टिट्यूएंसी में से एक पर्सन चुन के पार्लियामेंट में जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स खड़े होंगे और उन्हीं में से इलेक्शन में किसी एक को चुना जाएगा। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। Once elected, these candidates become members of parliament और MPs. जब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक कैंडिडेट चुनाव में जीतता है, वो कैंडिडेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी यानी सांसद बनता है। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद एमपी कहलाते हैं। These MPs together make up the parliament. इन्हीं एमपी से मिलके पार्लियामेंट बनता है। इन्हीं सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। Once elections to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following functions. संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। ए. टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में आपके प्रेसिडेंट होते हैं, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, लेकिन प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के डेली फंक्शनिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस, a list is prepared showing how many MPs belong to each political party. लोकसभा के इलेक्शंस के बाद में सारे MPs का एक लिस्ट बनाया जाता है और ये देखा जाता है कि वे किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं। लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, दे मस्ट हैव अ मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड MPs. सरकार बनाने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने इलेक्टेड MPs की मेजोरिटी चाहिए। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। Since there are 543 elected plus 2 Anglo-Indian nominated members in Lok Sabha to have a majority, a party should have at least half the number, that is 272 members or more. लोकसभा में टोटल 545 मेंबर्स हैं, जिसमें 543 इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो इलेक्शन द्वारा चुन के लोकसभा में पहुंचते हैं और दो एंग्लो इंडियन हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता था, लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिजर्व्ड सीट को रिमूव कर दिया गया है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर से। 50% सीट चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी में आने के लिए और सरकार बनाने के लिए। मतलब अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 272 कैंडिडेट इलेक्ट हो गए और MPs बन गए तो वो पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाएगी। क्योंकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसलिए
बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। ये दो मनोनीत सदस्य 104th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा रिमूव कर दिया गया है। The opposition in parliament is formed by all the political parties that are not part of the majority party coalition formed. The largest amongst these parties is called the opposition party. जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज सरकार नहीं बनाती है या फिर गठबंधन का हिस्सा नहीं होती है, वो ऑपोजिशन कहलाती है पार्लियामेंट में। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। कोएलिशन, a temporary alliance of groups or parties. In this chapter, it refers to the alliance formed by political parties after elections when no party has been able to get adequate seats to form a clear majority. जब किसी एक पार्टी के पास फुल मेजोरिटी नहीं होती, तब कुछ पार्टीज मिलकर टेम्पोररी अलायंस बनाते हैं। उसे ही कोएलिशन पार्टी यानी गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन, इसका मतलब समूहों या दलों के तात्कालिक गठजोड़ से होता है। इस अध्याय में गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनावों के बाद किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ के लिए किया गया है। One of the most important functions of the Lok Sabha is to select the executive. लोकसभा का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका को सिलेक्ट करना। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। The executive, as you read in chapter 1, is a group of persons who work together to implement the laws made by the parliament. हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका में एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जिनका काम होता है लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए लॉस को इंप्लीमेंट करना और शासन करना। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। This executive is often what we have in mind when we use the term government. जब हम गवर्नमेंट वर्ड यूज करते हैं तब हम एग्जीक्यूटिव को ही रिफर करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। लोकसभा में रूलिंग पार्टी के जो लीडर होते हैं उन्हें ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी, द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स मिनिस्टर्स टू वर्क with her to implement decisions. प्राइम मिनिस्टर अपने पार्टी के एमपीज में से मिनिस्टर को चुनेंगे और फिर प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स मिल के काम करेंगे और फैसलों को लागू करेंगे। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। These ministers then take charge of different areas of government functioning like health, education, finance, etc. जो सांसद मिनिस्टर्स के रूप में चुने जाते हैं उन्हें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज दी जाती है संभालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सेट्रा। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा
वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। Oftentimes, in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. कई बार ऐसा हुआ है कि सरकार बनाने के लिए किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाई है। हाल के सालों में काफी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है। They then join together with different political parties who are interested in similar concerns to form what is known as a coalition government. जब ऐसा होता है कि किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती, तब कई पॉलिटिकल पार्टीज जिनके सिमिलर इंटरेस्ट्स होते हैं मिलकर कोएलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने का फायदा है कि डाइवर्सिटी मिलती है, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी एक जगह पहुंचते हैं, सबकी बातें सुनी जाती है। लेकिन कोएलिशन गवर्नमेंट का नुकसान भी है, वो ये है कि डेवलपमेंट स्लो हो जाता है क्योंकि सबको मना के चलना पड़ता है। कोएलिशन में अगर कोई पार्टी किसी डिसीजन से नाखुश हो गया और अगर उसने अपना सपोर्ट वापस ले लिया तो सरकार गिर जाएगी। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। दी राज्यसभा functions primarily as the representative of the states of India in the parliament. राज्यसभा स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करती है। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. राज्यसभा कोई लॉ बनाने के लिए बिल इनिशिएट कर सकती है और अगर कोई बिल लोकसभा में इनिशिएट हुआ है तो वो राज्यसभा से भी पास होना बहुत जरूरी है लॉ बनने के लिए। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। इट देयरफॉर हैज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड ऑल्टरिंग इफ ऑल्टरेशंस आर नीडेड द लॉज इनिशिएटेड बाय द लोकसभा। लोकसभा से लॉज बनाने के लिए जो बिल इनिशिएट किए जाते हैं उसमें राज्यसभा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राज्यसभा उस बिल को रिव्यू कर सकता है, उसमें अगर कुछ चेंजेस लाने हैं तो वो करवा सकता है। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का ये सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा are elected by the elected members of the legislative assemblies of various states. Different state legislative assembly यानी विधानसभा के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वोटिंग करते हैं और उससे राज्यसभा के मेंबर्स चुन के आते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। There are 233 elected members plus 12 members nominated by the president. राज्यसभा में टोटल 245 सीट्स हैं, जिसमें 233 इलेक्टेड मेंबर्स हैं और 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। हम लोगों ने राष्ट्रीय सरकार के चुनाव के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे बी टू कंट्रोल, गाइड
एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद ए क्वेश्चन आवर। जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है तो वो क्वेश्चन आवर से शुरू होता है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। द क्वेश्चन आवर इज एन important mechanism through which MPs can elicit information about the working of the government. क्वेश्चन आवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा एमपीज यानी सांसद सरकार से क्वेश्चन पूछते हैं और इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एमपीज किसी भी मिनिस्टर से सवाल पूछ सकते हैं कि इस पॉलिसी में क्या हुआ, पैसा सही से एलोकेट हुआ है या नहीं, कितना काम बाकी है, एक्सेट्रा। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। इस तरीके से पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल रखती है, चेक्स एंड बैलेंस बना के रखती है, ताकि एग्जीक्यूटिव्स अपने मन मुताबिक कुछ भी ना कर पाएं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। बाय आस्किंग क्वेश्चंस, द गवर्नमेंट is alerted to its shortcomings and also comes to know the opinion of the people through their representatives in the parliament, that is the MPs. जब MPs मिनिस्टर्स से सवाल पूछते हैं तो गवर्नमेंट को अपनी गलतियों का भी पता चलता है, अपनी कमियों का पता चलता है और जनता की राय जानने का भी मौका मिलता है, क्योंकि MPs जनता को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जनता ही एमपीज को चुन के पार्लियामेंट में भेजती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट इज ए क्रूशल टास्क फॉर एवरी एमपी। सरकार से सवाल पूछना हर एक एमपी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। The opposition parties play a critical role in the healthy functioning of a democracy. ऑपोजिशन पार्टी डेमोक्रेसी के हेल्दी फंक्शनिंग में एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि वे ही एग्जीक्यूटिव से सवाल करते हैं। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज। ऑपोजिशन पार्टी के एमपीज सरकार के डिफरेंट पॉलिसीज, प्रोग्राम्स की कमियों को हाईलाइट करते हैं और जन समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड इज केप्ट ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द एमपीज। हमने समझा कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सवाल पूछते हैं तो गवर्नमेंट को भी फीडबैक मिलता है, जनता की राय पता चलती है, इसलिए गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन करना चाहती है। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इन एडिशन, in all matters dealing with finances, the parliament's approval is crucial for the government. फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी मैटर होंगे, फॉर एग्जाम्पल मनी बिल, बजट एक्सेट्रा, उसमें पार्लियामेंट की मंजूरी बहुत ज्यादा जरूरी होती है।
क्योंकि फाइनेंस में ही पैसे एलोकेट किए जाते हैं डिफरेंट पॉलिसीज प्रोग्राम्स में, तो पार्लियामेंट नजर रखती है कि गवर्नमेंट पैसों का इस्तेमाल गलत तरीके से तो नहीं कर रही। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। दिस इज वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स, गाइड्स एंड इन्फॉर्म्स द गवर्नमेंट। ये उन कई तरीकों में से एक है जिसके द्वारा पार्लियामेंट गवर्नमेंट पे नियंत्रण रखती है, गाइड करती है और सरकार को इन्फॉर्म भी करती है, फीडबैक भी देती है कि आप अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। ये उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। The MPs, as representatives of the people, have a central role in controlling, guiding, and informing Parliament, and this is a key aspect of the functioning of Indian democracy. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वे एक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं पार्लियामेंट को कंट्रोल करने में, गाइड करने में और इन्फॉर्म करने में, जो कि डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और ये भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 3 का पार्ट 1 समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 3 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट के बारे में और अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।